हाय गाइस, माय नेम इज सदनान खान और आप सब मुझे देख रहे हैं बीएएमएस फर्स्ट ईयर के चैनल पर। सो गाइस, जैसे कि आपको पता है हम दोष धातु मल पढ़ रहे थे। हमने दो टॉपिक अपने कवर किए, पहला दोष और दूसरा धातु। धातु का ही एक सब टॉपिक आता है जो है उपधातु। तो आज हम उपधातु के बारे में पढ़ेंगे। तो ये वीडियो थोड़ी छोटी बनेगी, सो गाइस इसको पूरी देखना। तो उपधातु होती क्या है, तो उसके लिए हम लिखते हैं जो धातु के समान हो अथवा उसके स्वरूप जैसी हो उसको हम धातु कहते हैं, उसे उपधातु कहते हैं। ठीक है। जो धातु के समान हो, जैसे कि धातु का काम क्या होता है, धारण करना। धातु के समान दिखने वाली हो लेकिन धातु ना हो, धातु के समान हो या धातु के स्वरूप जैसी हो, उसको हम उपधातु बोलते हैं। अब एक चीज और आती है इसके अंदर, इसकी उत्पत्ति कहाँ से होती है। तो इसमें लिखते हैं हम उपधातु की उत्पत्ति धातु से होती है। से होती है। तो अब उपधातु बनता कैसे है, कहां से बनता है। तो उपधातु की उत्पत्ति धातु से ही होती है। अभी मैं आपको थ्योरेटिकल पोर्शन बता रहा हूं, मैं भी आपको सभी एक्सप्लेन कर दूंगा, बिल्कुल भी टेंशन न लें। तो सबसे पहले हमने पढ़ा जो धातु के समान होते हैं या जिसका स्वरूप धातु की तरह ही होता है उसको हम उपधातु बोलते हैं। और उपधातु की उत्पत्ति धातु से ही होती है। ठीक है। अब आपको मैं एक्सप्लेन करता हूं। अब जो हमने बिल्कुल मेन पॉइंट पढ़ा था वो तो यही था ना कि धातु का काम क्या होता है, धारण करना और पोषण करना। जो इन दो क्राइटेरिया को फॉलो करेगा उसको हम बोलेंगे धातु। ठीक है। तो लेकिन उपधातु जो है सिर्फ धारण करता है, वो पोषण नहीं करता। उपधातु सिर्फ और सिर्फ धारण करता है हमारी बॉडी का, शरीर का, लेकिन वो पोषण नहीं करता। और देखने में क्या होता है, धातु के स्वरूप जैसा होता है। हमने पढ़ा था दोष के बारे में। दोष भी हमारी बॉडी को धारण करता है लेकिन पोषण नहीं करता, लेकिन धातु के स्वरूप जैसा ये नहीं होता, ये अलग होता है। ठीक है। फिर हमने पढ़ी धातु। धातु क्या होता है, धारण करती है, पोषण करती है, इसलिए हमने उसको धातु बोला। फिर हमने पढ़ा अब उपधातु के बारे में। उपधातु धारण करता है, पोषण नहीं करता, लेकिन स्वरूप किसकी तरह होता है, उसका धातु की तरह होता है, इसलिए हमने इसको क्या बोला, उपधातु बोला। अब आपको ये चीज समझ में आ गई होगी, जो धातु के समान हो अथवा उसके स्वरूप जैसा हो। इसके आगे एक लाइन और ऐड कर सकते हैं हम, जो शरीर का धारण करे। यहाँ कर लिख देते हैं हम, जो शरीर का धारण तो करे पर पोषण ना करे, उसे उपधातु कहते हैं। उपधातु के लिए दो लाइन आएंगी, जो धातु के समान या उसके स्वरूप जैसी हो और शरीर को धारण करे परंतु पोषण ना करे। लेकिन अगर हम इतनी ही डेफिनेशन लिखेंगे तो ये उपधातु के लिए काफी नहीं है, ये दोष के लिए काफी है। अगर हम दोष की दूसरी डेफिनेशन लिखते हैं, क्योंकि दोष भी हमारे शरीर का धारण करते हैं जब साम्यावस्था में रहते हैं, लेकिन जब वो इक्विलिब्रियम स्टेज से ऊपर नीचे चले जाते हैं तो हमारी बॉडी का नाश करते हैं, यानी कि डिजीज को उत्पन्न करते हैं। तो इसलिए दोष के लिए सिर्फ इतनी डेफिनेशन चल जाएगी, लेकिन उपधातु के लिए हमें ये पूरी बात लिखनी पड़ेगी। अब हमने दूसरी लाइन क्या लिखी, उपधातु की उत्पत्ति धातु से ही होती है। तो हम आपको उसकी उत्पत्ति का क्रम बताते हैं। तो सबसे पहले हम धातु के बारे में यहाँ पर लिखते हैं हम धातु। धातु 7 प्रकार की होती हैं। हम सारी धातुएं लिख लेते हैं एक बार। रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। ठीक है। ये हमने यहाँ पर 7 धातुएं लिख ली। अब यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा अष्टांग संग्रह के अनुसार। ठीक है। एक अष्टांग संग्रह के अनुसार और एक आचार्य सुश्रुत के अनुसार।
कि कौन से धातु से कौन से उपधातु की उत्पत्ति होती है। ये उपधातु निर्माण के बारे में हम पढ़ रहे हैं, कहाँ से निर्माण होता है। तो अगर हम बात करते हैं रस की, रस के धातु से उत्पत्ति किसकी होती है? अष्टांग हृदय के अनुसार किसी भी उपधातु की नहीं होती। लेकिन हम आचार्य सुश्रुत की बात करें तो स्तन्य और आर्तव, स्तन्य और आर्तव की उत्पत्ति होती है। स्तन्य मतलब मैमेलरी ग्लैंड और आर्तव मतलब होता है ओवम। ठीक है, अगर हम बात करते हैं आचार्य सुश्रुत के अकॉर्डिंग तो रस से स्तन्य और आर्तव की उत्पत्ति होती है, लेकिन अष्टांग संग्रह ने ऐसा कुछ हमें नहीं बताया। अब हम बात करते हैं रक्त की। तो रक्त में अगर हम बात करते हैं अष्टांग संग्रह के अनुसार तो सिरा की उत्पत्ति होती है, और हम बात करते हैं आचार्य सुश्रुत के अनुसार तो इनके अकॉर्डिंग भी सिरा की उत्पत्ति होती है। सिरा का मतलब होता है वेन की उत्पत्ति होती है। हम बात करते हैं मांस की। मांस की बात करें तो अष्टांग संग्रह के अनुसार त्वचा मतलब स्किन की उत्पत्ति होती है, और आचार्य सुश्रुत के अकॉर्डिंग भी स्किन की ही उत्पत्ति होती है। अगर हम बात करते हैं मेद की तो अष्टांग संग्रह के अनुसार स्नायु और संधि की उत्पत्ति होती है। ठीक है, स्नायु मतलब होता है टेंडन और संधि का मतलब होता है जॉइंट्स। और अगर हम बात करते हैं अष्टांग सुश्रुत के अकॉर्डिंग मेद से कौन से उपधातु की उत्पत्ति होती है? सिरा की और स्नायु की। स्नायु का मतलब मैंने बता दिया आपको टेंडन होता है, और सिरा का मतलब होता है जैसे ऊपर बताया मैंने वेन की उत्पत्ति होती है। अब अस्थि से किसी भी उपधातु की उत्पत्ति नहीं होती, ना मज्जा से ना शुक्र से, अष्टांग संग्रह के अनुसार, और आचार्य सुश्रुत के अनुसार भी नहीं होती। तो आपको समझ में आ गया, जो ये क्या है, ये धातु के स्वरूप जैसे हैं। ये हमारी बॉडी का धारण तो करते हैं लेकिन हमारी बॉडी का पोषण नहीं करते हैं। जैसे कि आपको पता है स्तन्य, मेमोरी ग्लैंड, और ये ओवम, वेन्स, स्किन, टेंडन्स, आर्टरी, ये सब हमारी बॉडी का नरिशमेंट नहीं करवाते। ये सिर्फ उसे हमारी बॉडी की डेवलपमेंट में, ग्रोथ में हेल्प करते हैं, हमारी बॉडी को धारण करते हैं। तो ये क्या हो गया, धातु से किस तरीके से उपधातु का फॉर्मेशन हुआ, ये हमने यहाँ पर जाना। ठीक है, सो गाइज एक बार इसको फिर से देख लेते हैं। उपधातु सिर्फ इतना ही है, जो धातु के समान हो और धातु के स्वरूप जैसा हो उसको हम उपधातु बोलते हैं। ठीक है, जो शरीर को धारण तो करे लेकिन पोषण ना करे उसको हम उपधातु कहेंगे। उपधातु की उत्पत्ति धातु से ही होती है। तो हमने पढ़ा कौन से धातु से कौन से उपधातु की उत्पत्ति हुई, ये आपको याद करनी है। इंपॉर्टेंट टेबल है ये एक इम्पोर्टेंट टेबल है, ये आपको याद करनी है। इसकी नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे मल की, और इस चैप्टर को हम फिनिश कर देंगे। सो गाइज अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, अपनी प्रॉब्लम हमसे कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूं आपको उसका नोटिफिकेशन इजीली मिल जाए। ओके गाइज, थैंक यू सो मच।